आज से हम लोग 10वीं कक्षा के इतिहास को शुरू करेंगे और 10वीं कक्षा के इतिहास के बुक में जितने सारे भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को हम आपको एक एक करके बताएंगे और सभी चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो बारी बारी से हम आपको सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इतिहास के अलावा भी सारे सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और शुरू करेंगे। और इस चैप्टर में जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर हम लोग जानेंगे। चूँकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए पहले हम इतिहास के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, और भी बहुत चीज़ हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इतिहास क्या होता है। ठीक है, तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, इति और हास। ठीक है, इति और हास दो शब्दों से मिलकर बना है इतिहास। इति कहने का मतलब होता है कि ऐसा अवश्य ही, मतलब यह जरूरी है, और हास कहने का मतलब घटना हुआ होगा, मतलब जो भूतकाल में जो घटना हुआ है मतलब उसमें थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया जा सकता है, अवश्य ही वह घटना घटित हुआ है। अगर उसी घटना के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत कहने का मतलब होता है कि जो समय बीत गया है उसी का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इस वीडियो में हम आपको इतिहास से बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है उसमें भी हम कुछ पार्ट्स आपको आज पढ़ाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे इतिहास के बारे में तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना का फिर से उजागर करना। जो घटना बीत चुका है उसका फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। मतलब भूतकाल में जो घटना बीत चुका है फिर से उसका अध्ययन करना, फिर से उसका उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो यूनान देश के निवासी थे। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, तो वह यूनान देश के रहने वाले थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया, जबकि जम्मू कश्मीर में इतिहास के बारे में कल्हन की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी से मिलती है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब हुआ कि हेरोडोटस ने संपूर्ण विश्व के बारे में इतिहास में लिखा, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है उसकी रचना हमको राजतरंगिणी से मिलती है। अब डॉक्टर एस कृष्णन का नाम यहाँ पर आ रहा है कि डॉक्टर एस कृष्णन के अनुसार इतिहास की क्या परिभाषा है। आपसे एग्जाम में ये डॉक्टर एस कृष्णन के अनुसार इतिहास का परिभाषा पूछा जा सकता है। तो देखिए डॉक्टर एस कृष्णन के अनुसार इतिहास का परिभाषा हुआ कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला विषय है। जो समय अभी चल रहा है और जो समय बीत गया, इन दोनों को बीच में जो विषय निरंतर चलता रहता है इसी को इतिहास कहा जाता है। यह कथन किसका था, तो डॉक्टर एस कृष्णन का। अब देखिए अतीत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, यहाँ पर इतिहास के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं तो तीन बात सामने निकल करके आ रही है। पहला अतीत, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य। अतीत कहने का मतलब होता है कि जो समय बीत चुका है। वर्तमान कहने का मतलब कि जो समय गुजर रहा है, मतलब अभी जो समय है उसे हम लोग वर्तमान समय कहते हैं। और भविष्य कहने का मतलब होता है कि जो समय आने वाला है उसे हम लोग भविष्य कहते हैं। और इतिहास में आपको अतीत के बारे में पढ़ना होता है, जो समय बीत चुका है उसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। अब देखिए इतिहास के बारे में इतना ही इंट्रोडक्शन था, जानकारी था जो हम आपको दिए। अब हम लोग चलेंगे सीधे चैप्टर पर। तो चैप्टर पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।
ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। तो चूंकि हमें राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है, इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। कि परिभाषा बताने के पहले आपको हम एक जरूरी जानकारी दे देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि सर, जो भी क्वेश्चन जो हमारे बुक में दिए हुए हैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को बताइए, बाहर से मत बताइए। हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए रहते हैं उससे बहुत कम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आपके बुक में जो कहानी रहता है, क्वेश्चन उसके बीच से उठाकर दिया जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन आंसर को तो देखें ही, इसके अलावा बीच से भी कुछ टॉपिक्स वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आपका क्वेश्चन दिया जाता है। इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर ध्यान मत दें, बल्कि पूरे कहानी पर आप ध्यान दें। इसलिए आप हमारी बातों को भरोसा रखें और जो भी हम आपको पढ़ाते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं, सिर्फ उस क्वेश्चन को आप याद करके जाइए, उस क्वेश्चन के बारे में अच्छी से जानकारी लेकर के जाइए, आपका 100% मार्क्स आएगा। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है। ठीक है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। शॉर्ट में अगर इसे समझे तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होता है। मतलब किसी भी चीज़ में उसका योगदान बहुत जरूरी होता है, बहुत अहम होता है। कहने का मतलब हुआ कि चाहे कोई भी देश हो, उस देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आप यहाँ पर राष्ट्रवाद का 2-3 परिभाषा देख चुके, कोई भी परिभाषा आप याद रखिएगा। यहाँ पर तीसरा परिभाषा है कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि मेटरनिख कौन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मेटरनिख कौन था। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। मेटरनिख जो था वह ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब होता है कि कोई भी विकास होता है सीधे सीधे उसका विरोध करना, मतलब विकास के कार्य को एकदम सीधे सीधे नकार देना, उसका विरोध करना ही प्रतिक्रियावादी कहलाता है। तो मेटरनिख जो था वह घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। उसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। ठीक है, प्रतिक्रियावादी कहने का ही मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का विकास नहीं करना, सिर्फ अपना विकास होना चाहिए, बाकी जनता से, क्षेत्र से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेटरनिख वैसा ही राजा था। ठीक है, वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, घोर प्रतिक्रियावादी था और उसका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो, शासन करना है, ऐसा नहीं है कि शासन नहीं करना है, शासन करना है लेकिन जनता की भलाई नहीं करना है। उसका यही काम था। घोर प्रतिक्रियावादी राजा था और घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब यही होता है कि किसी का भी भलाई नहीं होने देना। ठीक है, तो मेटरनिख के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं। मेटरनिख काल कहने का मतलब होता है कि कब से कब तक का समय मेटरनिख काल कहलाता है। तो देखिए, 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक का समय मेटरनिख काल कहा जाता है। मतलब 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक मेटरनिख का समय था, मेटरनिख का राज था। इसलिए 1815 से लेकर के 1848 तक का जो समय है उसे मेटरनिख काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि हम आपको ऊपर अभी बताए कि मेटरनिख एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र था परिवर्तन में बाधा पहुंचाना, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देना, अगर परिवर्तन हो भी रहा है तो उसमें बाधा पहुंचाना।
तो हम आशा करते हैं कि आपको मेटरनिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेटरनिक काल के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे आप कहानी की तरह समझेंगे, एक हिस्सा की तरह समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हम कोशिश करते हैं कि आपको एक लिंक जोड़ते चले जाएं और लिंक के माध्यम से अगर आप इतिहास को समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि सामंतवाद क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामंतवाद क्या है। देखिए, जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामंतवाद क्या है। तो वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, जमींदारों को या फिर किसानों को, जो खेती करते हैं उनको, या फिर जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन है उनको। जमींदार उनको कहते हैं जिसके पास बहुत अधिक ज़मीन रहता है, और किसान तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो खेतों में काम करता है, जो खेती करता है, उसे किसान कहते हैं। तो वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता था, मतलब जो खेत में काम कर रहे हैं उनका कम अधिकार है, लेकिन जिनका ज़मीन अधिक है, जो उस पर राज कर रहे हैं, जो सामंत हो गए और जो जमींदार हो गए, उनका अधिक शासन चलता था किसानों से ज़्यादा। वैसे शासन प्रणाली को ही सामंतवाद कहा गया। ठीक है, वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, उसे ही हम लोग सामंतवाद कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग देखिए, जो पांचवा नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, इसी बात को यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी, जो आपको नीचे दर्शाया गया है। तो हम लोग देखेंगे नीचे कि जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। तो सबसे पहला नंबर है कि 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन। 300 छोटे छोटे राज्य थे जिनका विखंडन हो गया, वे अलग हो गए। राष्ट्रीयता का अभाव था। मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावादी नीति था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी राजा था, आपको हम ऊपर में बता चुके हैं। तो मेटरनिख का जो घोर प्रतिक्रियावादी नीति था, उसके कारण भी जर्मनी और इटलीकरण का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप की नीति और आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव था। यही 5 कारण थे जिसके वजह से जर्मनी और इटलीकरण का एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था और जर्मनी और इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रहा था। तो इन 5 पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा। पहला है कि 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन, दूसरा है राष्ट्रीयता का अभाव, तीसरा है कि मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावादी नीति, चौथा है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप की नीति, और 5वां है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव। ठीक है, अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं। देखिए दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, या फिर कहें कि धरती पर 3 तरह के लोग होते हैं। पहला होते हैं जो सबसे निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो सिर्फ गरीबी में जूझते रहते हैं, अच्छे से उनको 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाता है, उनको निम्न वर्ग में रखा गया है। एक होते हैं मध्यम वर्ग, ठीक है, जो छोटे छोटे काम करके, छोटे छोटे व्यापार करके, छोटी नौकरियां करके अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। और दूसरा होता है उच्च वर्ग, जो कि अपना जीवन ऐशो आराम के साथ गुजारते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मध्यम वर्ग क्या है। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम कहने का मतलब होता है कि न नीचे न ऊपर, बीचे बीच वाला। ठीक है, तो जो भी लोग छोटे व्यापार करके, छोटी छोटी नौकरियां करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, उसे हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसे हम लोग देखेंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, या फिर सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिनमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है, जिसे हम अभी आप लोग को बताए कि एक निम्न वर्ग के लोग होते हैं जिन्हें 2 समय का भोजन भी मिलना मुश्किल होता है, उसी को हम लोग सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं। सर्वहारा वर्ग में गरीब शामिल होते हैं, किसान शामिल होते हैं, मजदूर शामिल होते हैं, जिनके पास पूंजी का अभाव होता है वह शामिल होते हैं तथा जिनकी स्थिति दयनीय होती है वह सभी लोग सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सर्वहारा वर्ग के बारे में और मध्यम वर्ग के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 के आगे जो भी क्वेश्चन है उसे बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।